हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इससे पहले इस एक्सरसाइज से संबंधित नियम हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 6.2 का पहला क्वेश्चन है, जिसमें बोला है कि आकृति 6.17 के पहले और दूसरे में DE समांतर BC है और पहले में हमें EC और दूसरे में AD ज्ञात कीजिए। अब अगर हम इस आकृति को देखें तो यहाँ पर दोनों आकृतियों में बोला है कि DE समांतर BC के हैं। हम इस वीडियो के पहले वाले वीडियो में एक थ्योरम पढ़े थे, जहाँ पर बोला गया था कि अगर हमारे पास कोई एक त्रिभुज हो, जैसे कि यहाँ पर हम एक त्रिभुज मान लेते हैं, जिसका नाम यहाँ पे लिख देते हैं कि त्रिभुज ABC। उसमें बोला था किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली अगर एक रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो यहाँ पर अगर हम माने तो यहाँ पर अगर दो बिंदु मान लें, एक बिंदु हमारा यहाँ पर P और दो रेखा AC पर बिंदु Q है। तो जैसा हमारे थ्योरम में बोला था उसके अनुसार हम चित्र बना लिए हैं कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। अब हम देखें तो ये जो रेखा हमारी PQ थी, ये AB को P पर और AC को Q पर विभाजित करेगी, तो इनके खंडों का अनुपात बराबर होगा। अर्थात यहाँ से हम लिख सकते हैं कि AP बटे PB बराबर AQ बटे QC होगा। तो यहाँ पर इसी थ्योरम के प्रयोग से हम एक्सरसाइज के लगभग सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बस इतना आपको याद रखना है कि किसी त्रिभुज की में अगर एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए जो अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, तो उन भुजाओं के खंडों का अनुपात एक दूसरे के बराबर होता है। अब हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में हम देखेंगे त्रिभुज का नाम है, लिख देंगे सॉल्यूशन में। यहाँ पर सॉल्यूशन पहला एक एक करके हम देखते हैं, जिसमें से पहला बोला है जिसका नाम त्रिभुज ABC है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम त्रिभुज ABC में यहाँ पे दिया हुआ था कि BC समांतर है DE के, तो लिख देंगे चूँकि DE समांतर BC और यहाँ पर अगर DE BC के समांतर है तो उस कंडीशन में अन्य दो भुजाएं समान अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे AD बटे DB इक्वल, दूसरा अगर हम देखें दूसरे भुजा का अनुपात देखें तो यहाँ पर हो जाएगा AE बटे EC। अब जिन भुजाओं का मान हमें मालूम है उसे हम रख देते हैं। यहाँ पर अगर हम चित्र को ध्यान से देखें तो AD का मान दिया हुआ है, जिसका वैल्यू 1.5 है। तो यहाँ पर AD की जगह पे 1.5 रख देंगे। दूसरा DB जिसका मान 3 दिया है, 3 रख देंगे। उसके बाद AE जिसका मान 1 दिया है और उसके बाद EC का मान यहाँ से हमें निकालना था, तो हम यहाँ पे लिख देंगे EC। आगे अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर जो 1.5 होगा, 3 का आधा है, मतलब 1.5 से अगर हम 3 कैंसिल करें तो यहाँ पर हमें 2 प्राप्त हो जाएगा। और आगे अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा EC का गुणा 1 में होगा। यहाँ पर जैसे कि हम जब इसे कैंसिल किए तो यहाँ पर ये 1 मिला था। अब अगर हम इसका EC का गुणा इसको सॉल्व करें तो EC का गुणा 1 में हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा EC इक्वल 2 का गुणा 1 में होगा, तो यहाँ पर मिलेगा हमें 2। सारे मान सेंटीमीटर में दिए हुए थे, इसलिए यहाँ पर EC का मान हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से अब हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
यहाँ पर दूसरा हमारा है, जहाँ पर त्रिभुज का नाम हम देखें तो यहाँ भी त्रिभुज का नाम ABC है। लिख देंगे यहाँ पर भी हम त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। यहाँ पर भी इस क्वेश्चन में भी दिया हुआ था हमारा कि जो DE है वह BC के समांतर है, तो हम लिख देंगे यहाँ चूँकि DE समांतर BC, और अगर DE BC के समांतर है तो उस स्थिति में अन्य दो भुजाओं का जो खंडों का अनुपात होगा वो बराबर होगा। अर्थात यहाँ से हम लिख सकते हैं कि AD बटे DB इक्वल AE बटे EC हो जाएगा। अब जो मान हमें मालूम है उन मानों को यहाँ हम रख देते हैं। AD का मान अगर हम देखें तो AD का मान हमें यहाँ पर मालूम करना था, तो AD के जगह पे AD ही रहेगा। उसके बाद DB का मान यहाँ पर 7.2 दिया है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7.2 इक्वल AE का मान 1.8 दिया है, 1.8 लिख देंगे। उसके बाद EC का वैल्यू यहाँ पर 5.4 दिया है। आगे अगर इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ पर जो हमारा 1.8 होगा वो उसका 5.4 3 गुना होगा, मतलब यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1 और उसके बाद यहाँ पे 3। आगे अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा AD बटे 7.2 इक्वल 1/3। आगे फिर इसे अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा, इसका तिरछा अगर हम गुणा करें, मतलब इसे अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 7.2 का यहाँ पर देखें तो भाग है, दूसरे बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो गुणा हो जाएगा। यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं AD इक्वल 7.2/3। फिर यहाँ पर अगर हम 7.2 में अगर 3 से भाग करते हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3 दूनी 6 यानी कि 2। उसके बाद एक बचेगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा 0.4। यहाँ भी सारे मान सेंटीमीटर में दिए थे इसलिए ये सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो पहले चित्र से हमें EC 2 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ और दूसरे चित्र से यहाँ पर हमें AD का वैल्यू फाइंड करना था, तो AD का वैल्यू यहाँ पर 2.4 प्राप्त हुआ। अब हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर QR है। पहले इसमें 3 खंड दिए हुए हैं और तीनों कंडीशनों के लिए हमें बताना है कि क्या EF QR के समांतर होगा। अब हम दिए गए प्रतिबंधों के अनुसार पहले चित्र बना लेते हैं। यहाँ पर हम बोला है कि एक त्रिभुज है जिसका नाम PQR है, तो यहाँ पर एक हम त्रिभुज PQR का अगर हम चित्र बनाएं तो यहाँ पर ये मान लीजिए एक चित्र हो गया, एक त्रिभुज हो गया जिसका नाम यहाँ पर PQR है। हम लिख देंगे यहाँ ये शीर्ष P हो जाएगा, उसके बाद शीर्ष Q और उसके बाद शीर्ष R। आगे बोला है कि त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F हैं, यानी कि PQ पर बिंदु E है और PR पर बिंदु F है। अब यहाँ पर अगर हम दोनों बिंदुओं को देखें तो यहाँ पर एक बिंदु यहाँ PQ पर मान लेंगे और दूसरा EF पे मान लेंगे। फिर आगे बोला है निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर QR के हैं। तो यहाँ पर एक हम लाइन खींच देते हैं। यहाँ पर भी कोई ज़रूरी नहीं है कि ये लाइन QR के समांतर हो। यहाँ पर एक लाइन बना देते हैं जिसका नाम यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर आगे बोला था कि भुजा PQ पर बिंदु E और उसके बाद RP पर बिंदु F है। अब हम एक एक
मानों को रखकर देख लेते हैं कि क्या ये EF QR के समांतर हैं। हम पहले ही थ्योरम में पढ़ चुके हैं कि किसी त्रिभुज में अगर एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक उसी का विलोम यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर इनके शेष दो भुजाओं का अनुपात बराबर है तो ये जो तीसरी हमारी जो रेखा हम खींचे EF वह तीसरी भुजा के समांतर होगी। पहले पार्ट को अगर हम देखें तो यहाँ पे लिख देंगे सॉल्यूशन में। अगर देखें पहला पार्ट जो हमारा दिया हुआ है यहाँ हो जाएगा पहला। यहाँ पर अगर हम इसके लिए नियम देखें त्रिभुज के लिए तो यहाँ पर अगर हम निकालें तो उनके खंडों का अनुपात निकाल लेते हैं, देखते हैं कि क्या हुए बराबर हैं। लिख देंगे त्रिभुज PQ R में यहाँ पर उनके खंडों का अनुपात निकालें तो यहाँ पर हो जाएगा PE बटे EQ। अगर इनका वैल्यू रखें तो यहाँ पहले में दिया हुआ था PE का मान दिया है 3.9 और दूसरा अगर EQ देखें तो यहाँ पर EQ का वैल्यू EQ का मान 3 दिया हुआ है। आगे अगर इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमें 1.3 प्राप्त होगा। अब आगे हम अन्य जो दूसरी भुजा हमारा RP दिया हुआ था उसके खंडों का अनुपात देख लेते हैं। लिख देंगे तथा PF बटे FR। अगर हम इनके खंडों का अनुपात देखें तो यहाँ पर PF जिसका वैल्यू दिया है 3.6 डिवाइडेड बाई FR इसका मान दिया है 2.4। आगे अगर इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ पर दशमलव दोनों में बाईं तरफ से एक अंक के बाद है, दशमलव से दशमलव अगर कैंसिल होता है उसके बाद ये बचेगा हमारा 36/24। ये दोनों अगर हम देखें तो ये दोनों 12 से कैंसिल होंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये 3/2। या आगे अगर हम 3 में 2 से भाग करते हैं तो हमें 1.5 प्राप्त होगा। अब यहाँ लिख देंगे हम चूँकि PE बटे EQ नॉट इक्वल, यहाँ पर हम देखें तो P बटे EQ 1.3 मिला था जबकि PF बटे FR हमें 1.5 प्राप्त हुआ। तो हम यहाँ लिख देंगे P बटे EQ नॉट इक्वल PF बटे FR। और अगर इनका अनुपात बराबर नहीं है तो उस स्थिति में यहाँ पर भुजाएं जो हमारी होंगी ये जो हम EF खींचे हैं वह QR के समांतर नहीं होगा। लिख देंगे इसलिए EF भुजा QR के समांतर नहीं है। इसी प्रकार से हम अन्य खंडों को भी सॉल्व कर लेंगे। अब शेष जो दोनों अन्य खंड दिए हुए हैं इसको आपको स्वयं सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पर हम निकाले उसी प्रकार से जो मान दिए हुए हैं उसके अनुसार हम पहले जो भी त्रिभुज है त्रिभुज PQR में पहले हम PE बटे EQ का अनुपात निकाल लेते हैं। उसके बाद फिर हम PF बटे FR का अनुपात निकाल लेंगे। अगर दोनों अनुपात बराबर आते हैं तो उस स्थिति में EF QR के समांतर होगा और अगर दोनों अनुपात बराबर नहीं प्राप्त होते हैं तो EF QR के समांतर नहीं होगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें बोला है कि आकृति 6.18 में यदि LM समांतर CB और LN समांतर CD हो तो सिद्ध कीजिए कि AM बटे AB बराबर AN बटे AD होगा। अब आगे जो चीज़ें यहाँ पर दिए हुई हैं पहले हम उनको लिख देते हैं। लिख देंगे यहाँ पर दिया है
यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास एक चतुर्भुज है, तो यहाँ हम लिख देंगे चतुर्भुज ए बी सी डी में, इसमें बोला था चतुर ए बी सी डी में अगर हम देखें तो यहाँ पर एक विकर्ण है जिसका नाम ए सी है। लिख देंगे चतुर्भुज ए बी सी डी में ए सी विकर्ण है। उसके बाद अगर हम देखें तो विकर्ण से होता हुआ भुजाओं पर एक समांतर रेखा खींची हुई है। लिख देंगे विकर्ण है जहाँ यम यल चाहे यम यल बोले या यल यम, यहाँ पे समांतर है बी सी के। ये हमारे क्वेश्चन में दिया है कि यल यम समांतर बी सी, तथा दूसरा आगे दिया हुआ था कि यल यन समांतर सी डी है, यल यन समांतर सी डी। अब यहाँ पर हमें जो सिद्ध करना है उसे लिख देते हैं। लिख देंगे सिद्ध करना है। यहाँ पर हमें सिद्ध करना था कि ए एम बटे ए बी इक्वल ए एन बटे ए डी के होगा। ये हमें प्रूफ करना है। आगे अब हम उत्पत्ति देख लेते हैं, यानी कि इसका प्रूफ देख लेते हैं। लिख देंगे उत्पत्ति। आगे अगर हम उत्पत्ति में देखें तो यहाँ पर हम जो अभी तक थ्योरम पढ़े इस एक्सरसाइज से पहले हुआ किसी त्रिभुज के लिए है। तो यहाँ पर हम इस दोनों चतुर्भुज को जब विकर्ण खींचा गया तो ये दो त्रिभुजों में विभक्त हो जाता है। एक एक त्रिभुज को लेकर हम देखते हैं। पहले हम ऊपर वाले त्रिभुज को ले लेते हैं जिसका नाम है यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी। लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी में। अगर हम त्रिभुज ए बी सी में देखें तो यम यल समांतर बी सी के था। लिख देंगे यहाँ पे चूँकि यम यल समांतर बी सी, और अगर यम यल समांतर बी सी है तो हम अपना प्रमेय जो पहले पढ़ चुके हैं उसका प्रयोग करते हैं कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा जो अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो वह उन भुजाओं के खंडों का अनुपात बराबर होगा। तो इस आधार पे यहाँ पे हम लिख देंगे। अगर हम एक देखें तो पहला खंड हमारा यहाँ पर ए एम हो जाएगा और दूसरा खंड यम बी होगा। लिख देंगे ए एम बटे यम बी बराबर दूसरी भुजा का अगर हम देखें तो यहाँ पर ये हो जाएगा ए एल बटे यल सी। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार से अगर हम दूसरा त्रिभुज लें तो दूसरे त्रिभुज का नाम हो जाएगा। लिख देंगे तथा त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज हमारा ए सी डी होगा। लिख देंगे त्रिभुज ए सी डी में। इसमें अगर हम देखें तो त्रिभुज ए सी डी में यल यन समांतर सी डी के हैं। लिख देंगे चूँकि यल यन समांतर सी डी के हैं, और अगर यल यन समांतर सी डी के हैं तो उस स्थिति में हम फिर अपने थ्योरम का प्रयोग करेंगे। आगे यहाँ पर अगर हम देखें तो बोला था त्रिभुज ए सी डी में चूँकि यल यन समांतर सी डी के हैं, इसलिए यहाँ से अब हम फिर से लिख सकते हैं कि ए यल बटे यल सी इक्वल हो जाएगा ए एन बटे एन डी। इसे हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। अगर हम यहाँ पर समीकरण 1 व 2 को देखें, लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से। अगर समीकरण 1 व 2 को हम देखें तो यहाँ पर समीकरण 1 में हमें ए एम बटे एम बी बराबर ए एल बटे यल सी मिला था, जबकि दूसरे समीकरण में ए एल बटे यल सी बराबर ए एन बटे एन डी प्राप्त हुआ है। यहाँ पर हम देखें तो ए एल बटे यल सी यहाँ पर भी है और ए एल बटे यल सी यहाँ पर भी है, इसलिए दोनों इक्वेशन हमारे बराबर होंगे। और अगर ये बराबर हैं तो इस स्थिति में हम यहाँ पे लिख देंगे कि ये हमारा हो जाएगा ए एम बटे एम बी इक्वल ए एल बटे एम बी
इक्वल, आगे यहाँ से हम देखें दूसरे साइड में हमारा हो जाएगा, हमें प्राप्त होगा ए एन बटे एन डी। अब यहाँ पर जो हमें सिद्ध करना था उसमें बोला था ए एम बटे ए बी था, जबकि यहाँ पर हमें ए एम बटे एम बी प्राप्त हुआ है और दूसरे साइड में ए एन बटे एन डी था, लेकिन यहाँ पर ए डी प्राप्त हुआ है। अब हम देखेंगे कि हमें ए बी कैसे प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर अगर हम ए बी को देखें तो अगर हम ए एम और एम बी को जोड़ दें तो उस स्थिति में हमें ए बी प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम ए एन और एन डी को जोड़ दें तो हमें पूरा ए डी भुजा प्राप्त हो जाएगी। और यहाँ पर ये दोनों भुजाएं हमारे पास हैं। अंश में यहाँ पर ए एम और हर में एम बी लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर हम योगानुपात का नियम लगा देते हैं। योगानुपात के नियम से अगर योगानुपात का नियम यहाँ हम लगाएं तो यहाँ पर हो जाएगा ए एम बटे ए एम प्लस एम बी बराबर ए एन बटे ए एन प्लस एन डी। आगे इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो यहाँ पर हो जाएगा ये ए एम, और उसके बाद अगर हम हर में देखें तो चित्र को ध्यान से देखें तो ए एम प्लस एम बी, इसके जगह पर हम यहाँ पर ए बी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से आगे ए एन है, ए एन रहेगा अंश में, उसके बाद हर में अगर हम देखें तो यहाँ पर ए एन प्लस एन डी, और अगर इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो हमें ए डी प्राप्त हो जाता है। और यही हमें प्रूव करना था कि ए एम बटे ए बी जो होगा वो ए एन बटे ए डी के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें बोला है कि आकृति 6.19 में DE समांतर AC और DF समांतर AE है। सिद्ध कीजिए कि BF बटे FE बराबर BE बटे EC के होगा। अब यहाँ पर पहले जो चीज़ें दी हुई हैं और जो हमें सिद्ध करनी है पहले हम उसे लिख देते हैं। यहाँ पे लिख देंगे दिया है, अगर देखें तो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था कि त्रिभुज ABC में जो भुजा DE होगी वह AC के समांतर होगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे त्रिभुज ABC में DE समांतर AC तथा दूसरी भुजा हमारी समांतर दी हुई थी जिसमें बोला था कि DF समांतर AE के है। तो इसे भी हम लिख देंगे DF समांतर AE। अब आगे जो चीज़ें हमें सिद्ध करनी है उसे हम लिख देते हैं। सिद्ध करना है यहाँ पर हमें सिद्ध करना है कि जो हमारी भुजा BF बटे FE बराबर BE बटे EC के होगी। अब हम आगे प्रूफ देख लेते हैं। उत्पत्ति, यहाँ से अगर हम ध्यान दें हम अपने त्रिभुज में तो यहाँ पर सबसे पहले बोला था कि त्रिभुज ABC में DF समांतर है AC के, और अगर DF समांतर AC के है तो हम देखते हैं कि DF भुजा किस त्रिभुज में पड़ती है और किस भुजा के समांतर होगी। तो यहाँ पर अगर हम आकृति को ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमें D भुजा प्राप्त होती है जो त्रिभुज ABC के भुजा AC के समांतर होगी। इसलिए यहाँ पर हम उस त्रिभुज को लेंगे जिसमें ये भुजा आ जाती हो। तो यहाँ पर अगर हम त्रिभुज ABC पूरा लें तो उस त्रिभुज ABC में जो भुजा D होगी वह AC के समांतर होगी, क्योंकि पहले हम थ्योरम पढ़ चुके हैं कि किसी त्रिभुज में अगर एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए जो
अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हो तो ये भुजाएं समान अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। इसलिए यहाँ पर हम त्रिभुज ABC में भुजा D लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि त्रिभुज ABC में जो चीज़ें समांतर दी है पहले उसे हम लिख देते हैं। लिख देंगे चूँकि DE समांतर AC और अगर D समांतर AC का है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो D भुजा अन्य दो भुजाओं को अनुपातों में विभाजित कर रही है वह बराबर होंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो हमारी भुजा होगी यहाँ पर BD और बटे DA लिख देंगे BD बटे DA ये बराबर होगा हमारा BE बटे भुजा B बटे EC यहाँ पर इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। लिख देंगे इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद अगर आगे हम देखें यहाँ पर फिर हम अगला त्रिभुज लेते हैं। तो अगला त्रिभुज देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पर अगर हम अगली आकृति को देखें तो अगली आकृति में हमारे बोला था कि दूसरा जो भुजा DF होगा, भुजा जो DF होगा या भुजा AE के समांतर होगा। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो जो हमारी भुजा यहाँ पर आकृति में भुजा DF दिया हुआ है, या अगर हम त्रिभुज ABE को लेते हैं, यहाँ से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो हमारा त्रिभुज है त्रिभुज AB के भुजा AE के समांतर DF होगा। इसलिए यहाँ पर हम त्रिभुज ABE को लेते हैं। लिख देंगे यहाँ पर त्रिभुज ABE में यहाँ पर त्रिभुज ABE में दिया था कि DF समांतर है AE के, और अगर DF समांतर AE के है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि DF समांतर AE के है। तो यहाँ से हम लिख देंगे कि BD बटे DA बराबर BF बटे FE। इसे हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। अब यहाँ पर अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखें तो इक्वेशन फर्स्ट में हमें प्राप्त हुआ है कि BD बटे DA बराबर B बटे EC के, और इक्वेशन सेकंड में प्राप्त हुआ है कि BD बटे DA बराबर BF बटे FE। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में यहाँ पर BD बटे DA कॉमन है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, लिख देंगे समीकरण एक व दो से इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से यहाँ से हम लिख सकते हैं कि BE बटे EC बराबर BF बटे FE, और यही हमें प्रूव करना था। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 दिया है जिसमें बोला है कि आकृति 6.20 में DE समांतर
ओ क्यू और डी एफ समांतर ओ आर है, दर्शाइए कि ई एफ समांतर क्यू आर के होगा। यहाँ पर भी पहले जो चीज़ें दी हुई है उसके बाद जो हमें सिद्ध करना है उसे हम लिख देते हैं। दिया है लिख देंगे, यहाँ पर दिया है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारी आकृति में दिया हुआ था कि त्रिभुज, जो हमारा त्रिभुज पी क्यू आर होगा उसमें डी समांतर ओ क्यू, तो लिख देंगे त्रिभुज पी क्यू आर में। अगर हम पी क्यू आर में देखें तो यहाँ पर पहले दिया हुआ था कि डी ई समांतर ओ क्यू, या यहाँ पर ओ क्यू बोलें या फिर क्यू ओ बोलें। उसके बाद और दिया था कि डी एफ समांतर ओ आर के है, तो इसको भी हम लिख देते हैं, लिख देंगे तथा डी एफ समांतर ओ आर। उसके बाद हमें यहाँ पे सिद्ध करना था, सिद्ध करना है यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें सिद्ध करना था कि भुजा, जो हमारी भुजा ई एफ होगी वह भुजा क्यू आर के समांतर होगी। अब हम इसकी उत्पत्ति देख लेते हैं कि इसे हम कैसे प्रूफ करेंगे। यहाँ पर अगर आप आकृति को ध्यान दें तो सबसे पहले दिया हुआ था कि त्रिभुज पी क्यू आर में जो भुजा डी यू होगी वह ओ क्यू के समांतर होगी। अब हम देखते हैं कि ये दोनों भुजाएं कहाँ पर पड़ेंगी, किस त्रिभुज में। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो जो भुजा डी होगी यहाँ पर हमें प्राप्त होगा भुजा डी प्राप्त होगा। अगर यहाँ से हम इसे खींचें तो यहाँ पर ये प्राप्त हो जाएगा भुजा डी। उसके बाद आगे अगर हम देखें भुजा ये डी हो गई, उसके अब डी भुजा बोला था कि ओ क्यू के समांतर है, तो यहाँ पर ओ क्यू भुजा अगर हम देखें तो ये हमारी भुजा ओ क्यू हो जाएगी, भुजा ओ क्यू। और ये दोनों भुजाएं अब हम देखते हैं किस त्रिभुज में पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ पर जो हम थ्योरम पढ़े हैं वह किसी त्रिभुज से संबंधित है। तो अगर यहाँ पर हम ध्यान दें तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर त्रिभुज, ये वाली भुजा एक इससे और इससे मिलकर बनेगा। यहाँ से अगर ध्यान देंगे तो ये त्रिभुज हमें प्राप्त हुआ, यानी कि हमें त्रिभुज प्राप्त होगा पी क्यू ओ, और त्रिभुज पी क्यू ओ में जो भुजा हमारी डी होगी वह भुजा ओ क्यू के समांतर होगी। तो इस प्रकार से यहाँ से हम लिख देंगे कि त्रिभुज त्रिभुज पी ओ क्यू में, अगर यहाँ पे त्रिभुज पी ओ क्यू को देखें तो यहाँ पर हो गया ई डी बोलें या फिर डी बोलें ओ क्यू के समांतर है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि डी ई समांतर लिख देंगे, चूँकि डी ई समांतर ओ क्यू, और अगर डी ओ क्यू के समांतर है तो यहाँ पर अगर हम अपना थ्योरम लगाएं तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, हमें यहाँ से लिख सकते हैं कि पी ई बटे ई क्यू बराबर, दूसरी भुजा के हमारे खंड हो जाएंगे एक पी डी बटे डी ओ। तो यहाँ पे लिख देंगे कि पी डी बटे डी ओ। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। फिर आगे देखते हैं कि और क्या चीज़ें दी हुई हैं। अब अगर हम अगला आगे देखें कि जो भी क्या क्या हमारे क्वेश्चन में बोला था, तो आगे बोला था कि डी एफ समांतर है ओ आर के। अब देखते हैं कि डी एफ और ओ आर कहाँ पर होगा। तो यहाँ पर अगर आप आकृति को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हमें डी एफ प्राप्त होगा, और दूसरा अगर ओ आर को देखें तो ओ आर यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। अब ये दोनों हम ध्यान से देखें तो हमें किसी एक त्रिभुज में प्राप्त हो रहे हैं, जिसका नाम यहाँ पर हो जाएगा पी ओ आर। यहाँ पर हम त्रिभुज अगर बना दें तो यहाँ पर ये वाला त्रिभुज हमें प्राप्त होगा, त्रिभुज पी ओ आर। तो यहाँ से अब हम पुनः लिख देंगे कि त्रिभुज लिख देंगे तथा त्रिभुज
PO त्रिभुज POR में। अब त्रिभुज अगर POR में देखें तो यहाँ पर दिया हुआ है जो भुजा समांतर उसे हम लिख देंगे। तो यहाँ पर DF समांतर दी हुई थी OR के, तो लिख देंगे कि DF समांतर OR। और अगर DF समांतर OR के है तो अपने थ्योरम के अनुसार लिख सकते हैं। अगर देखें तो DF जो भुजा होगी OR के समांतर होगी, और या अन्य दो भुजाएं PO और PR को जिन खंडों में विभाजित करेगी उनके अनुपात बराबर होंगे। अगर हम PO के खंड देखें तो ये PD बटे DO हो जाएगा, और दूसरे की भुजा का हम खंड देखें तो ये हो जाएगा PF बटे FR, और वही हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर ये हमें प्राप्त हो जाएगा। लिख देंगे कि PD बटे DO बराबर PF बटे FR। इसे अब हम इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। इक्वेशन सेकंड, आगे फिर हम देखें इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से। तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण एक व दो से, समीकरण 1 व 2 से। अगर हम समीकरण 1 और 2 को देखें तो यहाँ पर एक में हमें प्राप्त हुआ कि P बटे EQ बराबर PD बटे DO के था, और इक्वेशन नंबर सेकंड जो हमारा था वो PD बटे DO बराबर PF बटे FR के। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में ये PD बटे DO कॉमन होगा। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा कि PE बटे EQ बराबर, यहाँ पर PD बटे DO के जगह पे हम लिख सकते हैं, क्योंकि PO बटे DO जो हमारा है वो PF बटे FR के बराबर है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि PF बटे FR। अब ये जो हमें प्राप्त हुआ है इक्वेशन, इसको हम चित्र में देखते हैं कि ये भुजाएं कहाँ पर होंगी। अगर इन भुजाओं को हम देखें तो यहाँ पर बोला है पहली भुजा हमारा PE है, तो यहाँ देखते हैं PE कहाँ पर होगा, PE। तो अगर हम देखें तो ये हमारा भुजा PE और बटे EQ है, और अगर हम देखें तो ये हमें यहाँ से भुजा प्राप्त हो जाएगी P बटे EQ। और अगर दूसरी भुजा को हम देखें तो PF बटे FR, यहाँ से हमें PF बटे FR यहाँ पर प्राप्त हुई है, PF बटे FR। और उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो हमारी रेखा EF थी, यह इन दो भुजाओं को मतलब दो खंडों में विभाजित कर रही थी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि अगर देखें तो ये रेखा हमारी EF होगी, जो कि इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर रही थी। और अगर हम अपने थ्योरम का विलोम देखें तो यहाँ पर जो हमारी भुजा EF होगी वह QR के समांतर होगी। भुजा EF समांतर QR, क्योंकि अगर कोई रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर रही हो तो वह त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होगी। इस आधार पर यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि लिख देंगे इसलिए EF समांतर होगा QR के, EF समांतर QR, और यही हमें प्रूव करना था। अब आगे के इससे आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम अगले वीडियो में प्रूव करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। उसके बाद
आगे के वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।